भाई, बड़े व छोटे बस ऑपरेटर। अब मैं राजस्थान से आजाद साहब को सुनने से पहले व्यक्त करता हूँ, जो हमारे कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कि पहली बार वार्ड सत्य आवाज से लगभग चल रहा था। 400 से ऊपर की हमारी संख्या मुझे यहाँ नजर आ रही है। चाहे डूंगरपुर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे अलवर हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे जयपुर हो, निवाई, एकता जरूरी है। सरकार अधिकारी ये सिर गिनाने से मानती है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लाठी खाओ, मैं आपसे ये भी नहीं कहना चाहता हूँ आप रोड पे खड़े हो। आपके लिए अगर आपको यह समाज में बुलाया है, हमारे महासचिव मोदी ने छाया भी की है, तुरंत प्रभाव से फंड बनाए। हमारी बहनें जिनका सुहाग नहीं है, हमारे बच्चे जो अनाथ हो गए, उनका कोई केयर खा नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, कोई विकलांग है जो चल नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पीड़ित हैं, इनको तुरंत भुगतान करवाए। दूसरा, निर्दोष अभिकर्ताओं का कोई देश नहीं है। सरकार ने लाइसेंस दिया, इसलिए फिर कंपनियां आई, उन्होंने ऑफिस खोल, हमारे अभिकर्ता ने तो पैसा लेके कंपनियों में जमा कराया। तो आज सारी जिम्मेदारी जो है कंपनियों की होती है, सरकार की होती है, हमारे अभिकर्ताओं की नहीं होती है। लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि कितने अपमान के घूंट पी रहे हैं साहब, कितने अपमान के घूंट पी रहे हैं। ये भारतीय संविधान हर नागरिक को स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने की गारंटी देता है। ये संविधान गारंटी देता है कि हर आदमी इज्जत से जिएगा, कीड़े मकोड़ों के जैसे नहीं जिएगा, पूरे स्वाभिमान के साथ जिएगा। लेकिन आज हमारे स्वाभिमान पे चोट हो रही है, हमारे अपमान के घूंट पीने पड़ रहे हैं, हमारे साथी मर रहे हैं, हमारे कुछ लोग घर बार छोड़ के भटक रहे हैं। ये कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। इसलिए साथियों, इस देश में कानून का शासन है, न प्रधानमंत्री का शासन है, न मुख्यमंत्री का। ये लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। इसलिए हम कानून के दम पे, कानून के आधार पे व्यवस्था परिवर्तन करने जाएंगे। जरूरत है संगठन की इस आग को घर घर ले जाने की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं बहुत सुंदर माननीय हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय मदन लाल जी आजाद साहब को नमन, और हमारे प्रिंसिपल साहब को नमन, और प्रवक्ता साहब, जो भी हमारे जितने महानुभाव वगैरह जितने भी हैं, हमारी जो माता बहनें भी आई हैं, उनको सबन को नमन करके कहता हूँ कि आज देश का क्या हाल हो गया, क्या हो गया। मोक खाने का सब बंद गए, तय खाने का सब तय खाने में बंद गए हैं, और इन गरीबों की कोई सोचता नहीं है। चाहे गहलोत की बढ़े रेट, चाहे गहलोत जी की बढ़े रेट, चाहे गहलोत जी की बढ़े रेट, और चाहे मोदी जी की घटे रेट, चाहे मोदी जी की घटे रेट, पेमेंट में मत लगाओ लेट, पेमेंट को मत करो लेट, नहीं तो ये जनता काफी है बंधी हुई है, और गरीबी की डोर से चारों ओर बंधी हुई है। अरे कोई नहीं कहता सच सच बातें, कोई नहीं कहता सच सच बातें। अरे नेताओं कुर्सियों के हो मतलब लेट, अरे नेताओं कुर्सियों के हो मतलब लेट। अरे अब तो सोचो, चाहे गहलोत जी की बढ़े रेट, चाहे मोदी जी की घटे रेट। और कहता एसपी मरमिट, अरे कुर्सियों के हो मत लमलेट, चाहे किसी की बढ़े रेट और चाहे किसी की घटे रेट। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मेरे पथ प्रदर्शक माननीय मदन लाल जी, अभी आपने देखा होगा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जो नूरा कुश्ती खेलती है, केवल उन्हें संजीवनी के पीड़ित दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई पीड़ित दिखाई नहीं दे रहा है।
केवल माननीय सीएम साहब गहलोत साहब केवल और केवल संजीवनी की बात करते हैं। हम कहते हैं सीएम साहब संजीवनी नहीं, इस राजस्थान में चल पड़ रहा है। इन कंपनियों ने तो हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, इसलिए कंपनियों से कोई मतलब नहीं है। आपको हमको मैं यही कहना चाहूंगा, मैं जो मेरा शब्द है कि मान लोगे तो निश्चित है आपकी हार है। और नागौती पंचायत समिति से हूँ, करौली जिले से हूँ और इसी राजस्थान केंद्रीय सरकार माननीय मोदी जी को और राज्य की सरकार माननीय सीएम का कोई एमपी और एमएलए ना आपकी पार्टी का मेरे गांव में वोट से दूर की बातें घुसेगा भी नहीं। मैं किसी को घुसने भी नहीं दूंगा। जब मेरा गांव सजा गया है, मेरे गांव से 1000 व्यक्तियों का पैसा डूब गया है, फिर हमें डरने की कहाँ आवश्यकता है। वो गांव आपका साथ देगा। लेकिन यहाँ की चर्चाओं में निकल करके आता है तो वाकई में आप लोग केवल बैग को अपने कंधे पर लटकाकर आंदोलन में आने से आंदोलन नहीं चलेगा। अपने जमाकर्ता को अपने साथ लाइए, अपने गांव को अपने साथ लाइए, अपने नाते रिश्तेदार को अपने साथ लाइए। मैं ये सत्य कह रहा हूँ, मेरे गांव से एक भी वोट नहीं जाएगा। मेरे गांव से किसी भी पार्टी को, हम यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं। को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ आप सबको और आपकी इस देवभूमि राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर को भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब सुबह से बैठे होंगे, लेकिन आप पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी जयपुर आता हूँ हमेशा देर से ही आता हूँ। रात को बैठ लूँ तो इतना ही टाइम हो जाता है, सुबह बैठो तो इतना ही टाइम हो जाता है। जयपुर का रास्ता ऐसा ही है। कल तो खैर मैं किसी विषम परिस्थिति में फंस गया था, कोई घटना ऐसी हो गई थी कि मैं रात को नहीं आ सका, सुबह ही निकला। तो क्षमा करेंगे तमाम साथी। क्योंकि हमारा भी पेट है, उन लोगों का पेट भी है जो सीधा रहने दें। ठीक है साहब, बैठे रहते हैं। अब आ रही है साहब सबको बात। उनका भी पेट भरना होता है। पहले आपको बहुत सारे साथियों ने हमारे इस मिशन भुगतान के संदर्भ में बता दिया होगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के विषय में बताया होगा। और हमारे एडवोकेट भाई भरत सिंह जी ने तो और पता नहीं आत्मज्ञान की भी बातें कर दी, बहुत सारी चीजें आपको बता दी। और श्रीमाली साहब ने, हमारे साहेब ने और तमाम साथी, मैं सबको पहचान रही हूँ लगभग। मैं सभी के जिलों में गया हुआ हूँ, सब वहीं से आए हुए हैं। राठी साहब हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब फोटो स्टेट कराने चले गए। कमर सिंह जी बैठे हुए हैं। भगवान दास जी पता नहीं कहाँ हैं, मिले तो थे बाहर अभी मुझे। गुप्ता जी, तो मैं जो बातें वहां आपके जिलों में बोल के आया हूँ वही बातें यहाँ भी हैं। कोई नई बात तो मुझे कहनी नहीं होती साथियों। मैं उसी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के विषय में ही बात करता हूँ हमेशा, जिसे हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाकर आपके भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान किया है। और उस कानून में ये लिखा है कि 180 दिन में जिला कलेक्टर आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि शायद सरकार ने इस कानून को गलती से बना दिया था, इसलिए सरकार की मंशा इस कानून को क्रियान्वित करने की नहीं है। वो इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहती, वो आपका भुगतान नहीं देना चाहती। इसलिए मेरे मन में भी कभी कभी न केवल मोदी सरकार के खिलाफ बल्कि अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ भी और देश की जितनी भी तमाम सरकारें हैं उनके खिलाफ क्षोभ पैदा होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। और ऐसा लगता है कि हम और आप पूरा देश मिलकर के इस पूरे बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर दे। चूंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, रोज आपका मुख्यमंत्री बताता है साहब कि वो कौन सा है जल शक्ति मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत ठग है। संजीवनी के नाम पर उसने लाखों लोगों को ठगा। और वो गजेंद्र सिंह शेखावत कहता है अशोक गहलोत ठग है, इसने लाखों लोगों को ठगा है। चूंकि इसकी भी कही है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो बाइक टू टैक्सी स्कीम सुना होगा, इसकी पार्टी का एमएलए है जोगिंदर सिंह अवाना, भरतपुर नदवई से वही चलाता है। और वो साईं प्रसाद वाला जो यहाँ पे चीफ था कोई, वो कांग्रेस का ही आदमी था। बहुत सारे मतलब कांग्रेस में भी ठग बैठे हुए हैं। खुद जिस कार में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चलते हैं वो सुब्रत राय जैसे मार ठग की दी हुई है।
वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले ठग के बारे में पता ही होगा आपको, वो आरएसएस का आदमी था। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी देश का संगठन ठगों से अछूता नहीं है। या तो कोई ना कोई ठग उनका बड़ा पदाधिकारी है, नेता है, या फिर ठग चंदा तो सबको देते ही हैं। तो बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं कि हमने इस तरह से प्लानिंग बनाई और सार्वजनिक रूप से बनाई। शायद उसे भरोसा नहीं रहा होगा प्रधानमंत्री को ने, वो एक सूतली बम फोड़ दिया था केंद्रीय असेंबली में अंग्रेजों को डराने के लिए। हमने भी उस दिन प्रधानमंत्री के यहाँ लेटर बम फोड़ा उसे डराने के लिए। और प्रधानमंत्री इतना डर गया साहब कि जिस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, ठग क्यों होते हैं, उस छोटी सी बात पे लेके उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया। किसी अपने कार्यकर्ता से, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता रहा होगा, लेकिन हमारे खिलाफ जो मुकदमा लिखा दिल्ली की स्पेशल सेल में, उसमें स्वयं प्रधानमंत्री का निजी सचिव कंप्लेनेंट बना। कल जब ट्रायल पे मुकदमा आएगा तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आना होगा प्रधानमंत्री के निजी सचिव को। उसने लिखा कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और उसका संयोजक मदन लाल आजाद प्रधानमंत्री के नाम पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से लोगों का वो इकट्ठा कर रहे हैं, ठगी पीड़ितों को जो है शोषण किया जा रहा है। उस मुकदमे के पीछे प्रधानमंत्री की नीयत निश्चित रूप से मेरा लोया की तरह मर्डर करवाने की रही होगी, क्योंकि इस तरह के मामले स्पेशल सेल में दर्ज नहीं होते हैं। स्पेशल सेल तो आतंकवादियों के खिलाफ मामला दर्ज करती है और इनकाउंटर के लिए मशहूर होती है। दिल्ली पुलिस करती है यहाँ आर्थिक अपराधों के लिए, आर्थिक अपराध शाखा है दिल्ली में, लेकिन मेरे खिलाफ ईओडब्ल्यू दिल्ली पुलिस छोड़ करके स्पेशल सेल में मुकदमा दर्ज कराया। निश्चित रूप से उसकी जो नीयत रही होगी नरेंद्र मोदी की, ये रही होगी कि इनकाउंटर करवा दिया जाए मदन लाल आजाद का। लेकिन साहब नारायण की कृपा थी, आप लोगों की दुआ थी, इनकाउंटर तो भाड़ चूल्हे में गया। वो मुझे 1 घंटे के लिए हवालात में भी नहीं रखवा सका। कोर्ट ने मैंने ऐसे ही, मुझे मालूम था कोर्ट डरती है, इसके खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन एक मामूली सी छोटी सी मैंने बेल एप्लीकेशन प्रोटेक्शन के लिए डाल दी गिरफ्तार होने से पहले, और उसको कोर्ट ने अप्रूव कर दिया और मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। तो इससे भी मुझे एहसास होता है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोगों को मरवा देते हैं, जिनसे देश का चीफ जस्टिस डरता है, जिनसे पूरी कांग्रेस डरती है, जिनसे बहुजन समाज पार्टी डरती है, जिनसे समाजवादी पार्टी डरती है, जिनसे जनता दल डरता है, जिनसे टीएमसी और कम्युनिस्ट डर गए हैं, कि सारे एकजुट हो गए हैं उसको हराने के लिए, उससे अब मुझे डर नहीं लगता। चूंकि कई घटनाएं जीवन में इस 1-1.5 साल में मेरे साथ ऐसी हो गई हैं कि मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है, निश्चिंतता हो गई है कि अब न ये मुझे मार पाएंगे, न आपका भुगतान रोक पाएंगे, आप सबका भुगतान भी होगा, और अगर इन्होंने भुगतान नहीं किया तो ये अपना अस्तित्व खत्म करवा बैठेंगे, अपना सर्वनाश करवा लेंगे। केवल सत्ता की बात मैं नहीं करता कि सत्ता से जाएंगे, सत्ता से तो जाना ही है, सत्ता से तो आज नहीं तो कल चले ही जाएंगे। ऐसे कर्म इन्होंने कर दिए हैं, पूरा देश बेच दिया है साहब, इतने कुकर्म कर दिए हैं, कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वो 370 राम मंदिर, ये वो दिस दैट, दुनिया भर की चीजें जो ये कहते हैं, कब तक मूर्ख बनाएंगे? एक ना एक दिन जनता आजिज आ जाएगी, उसे पता चलेगा कि यार जरूरी सवाल तो रोटी का था, रोजगार का था, ये तो सब बेकार के मसले थे जिनमें हम 10, 15, 20 साल उलझे रहे। और हमारे देश की स्थिति आज सोमालिया से भी ज्यादा बुरी हो गई कि वहां लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगे थे। तो ये तो उस तरफ ले जा रहे हैं देश को सब, आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों में नफरत बढ़े, प्यार खत्म हो, लोग आपस में लड़े मरें, ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें, इनकी दुकानदारी चलती रहे और आप जैसे लोगों का ये शोषण करते रहें, आपका भुगतान रोके रखें। कई साथी हैं हमारे आज भी, वो सब भुगतान गया बाढ़ चूल्हे में ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मत कहा करो कि कोई पाकिस्तान पर झंडा नहीं फहराना।
अरे भले आदमी पाकिस्तान पे झंडा फहरा के क्या कर लेगा? 20 करोड़ नहीं झेले जा रहे पाकिस्तान वाले, और 20 करोड़ मिल गए या झंडा फहरा लिया तो 40 करोड़ तो तुम्हारा जीना वैसे ही आराम कर देंगे। सामान्य सी बात बुद्धि में नहीं आती लोगों की, न खंड भारत बनाना है, वो जैसे तैसे मुसीबत टली है, भले आदमी हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी तुमने इसमें मिला लिया, तो यहाँ 20 करोड़ ही है, 30 करोड़ है शायद। अभी ये समझ में नहीं आते, कहीं भी कुछ भी कर दें। और जब दोनों देश, तीनों देश मिल गए तो फिर तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे कि घरों से बाहर नहीं निकल पाओगे आप लोग। लेकिन अब लोगों के दिमाग में उन्होंने अलग तरीके से घुसाई है चीजों को, तो नहीं भाई। तो बड़े अजीब से सवाल, बड़े अजीब से काम हमारी सरकारें साथियों कर रही हैं, लेकिन जो मुख्य काम है वो नहीं करना चाहती। अभी एक नया सिगूफा ले आए हैं साहब, वो एक राष्ट्र, क्या वो एक चुनाव, कि सारे चुनाव एक साथ करा दो। अब सारे चुनाव एक साथ करवा दिए कहीं तो भाई साहब 5 साल के लिए पूरा गुंडा राज कायम हो जाएगा, तानाशाही। अभी तो ये डरते रहते हैं कि भैया राजस्थान में चुनाव है, अब यूपी में फलानी नगर पालिका का चुनाव है, बिहार में, तेलंगाना में है,